हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था फेडरलिज्म, जो कि चैप्टर नंबर 2 था, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 क्लास 10 से। एंड इसमें हम लोग पावर शेयरिंग देखने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर एक्चुअली 1 है। वो एक्चुअली चैप्टर नंबर 1 है, पावर शेयरिंग। हम लोगों ने फेडरलिज्म इस इंटेंशन से पहले देखा था बिकॉज फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट समझने के बाद पावर शेयरिंग आई थिंक समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज इसमें हम फेडरलिज्म का थोड़ा अप्लाइड फॉर्म देखते हैं। अप्लाइड कैसे? क्योंकि हम इसमें दो कंट्री के एग्जांपल्स के थ्रू पावर शेयरिंग को समझेंगे, जो कि बेल्जियम है एंड सेकंड हमारा श्रीलंका। ओके, सो पावर शेयरिंग हम लोगों ने फेडरलिज्म में क्या पढ़ा था? आप लोगों में से जो लोग उस वीडियो तक अभी तक नहीं देख पाए होंगे, उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा, आप उधर से एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि फेडरलिज्म क्यों समझना ज़रूरी था पहले, बिकॉज ये बेल्जियम एंड श्रीलंका, वहाँ पे हम यही देखेंगे कि पूरा कहानी पावर शेयरिंग के पीछे घूम रहा है कि कोई एक कम्युनिटी होता है जो ज़्यादा पावरफुल होता है, जो डोमिनेट कर रहा है, जो मेजॉरिटी में है। ओके, और फिर वो क्या करेगी? पावर का शेयरिंग नहीं करेगी अपने माइनॉरिटी वाले से, जिसके कारण किसी एक कम्युनिटी का, किसी एक ग्रुप का जो माइनॉरिटी में है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होगा। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका में। तो शुरुआत हम लोग करते हैं बेल्जियम से, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर में ये एक बहुत छोटा सा कंट्री है। ये इतना छोटा कंट्री है कि जब भी आप वर्ल्ड मैप के अंदर इसको खोजने जाओगे तो आपको बेल्जियम नाम भी नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे एक कोड लिखा हुआ दिखेगा 2। ओके, तो वो 2 दिखेगा, तो समझो ये एक रफ मैप है बेल्जियम का। तो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं कि वर्ल्ड मैप के अंदर तो आपको 2 लिखा हुआ दिखेगा, और नीचे जाओगे वर्ल्ड मैप के नीचे में तो आपको वो 1 2 3 4 जितने भी कोडिंग्स किए रहते हैं उन कंट्री का नाम लिखा होता है, 1 के आगे 2 के आगे ऐसा करके। ठीक है, तो बेल्जियम 2 कोड से डिनोट होता है वहाँ पे वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो ये बेल्जियम है। ओके, पूरा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेल्जियम को मैंने यहाँ पे दो रीजन के अंदर में डिवाइड किया है। एक रीजन का नाम है वलोन, जिसको हम लोग वलोनिया रीजन बोल सकते हैं, एंड दूसरा हमारा फ्लेमिश रीजन है। ओके, ये जो फ्लेमिश रीजन है ये डच डोमिनेटेड रीजन है। यहाँ पे 59% ऑफ डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। एंड ये जो वलोनिया रीजन है इसमें 40% हमारे फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। एंड यहाँ पे 1% जर्मन्स भी रहते हैं। तो ये तो 1% काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल है। तो बेसिकली इसके अंदर में जो हम कहानी देखने वाले हैं वो डच और फ्रेंच के कन्फ्लिक्ट्स के बीच में, और फिर लास्ट में किस तरीके का अरेंजमेंट एंड अकोमोडेशंस होते हैं, एंड फाइनलाइज तरीके से किस तरीके से पावर शेयरिंग होगा। ओके, सो यहाँ पे जब आप देखोगे तो वलोनिया रीजन जो कि डोमिनेटेड है फ्रेंच स्पीकिंग से, और ये जो डच है जो 59% है। तो जब आप ओवरऑल इसको देखोगे बेल्जियम को, तो यू विल गेट टू नो कि डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, जो डच स्पीकर्स है वो ज़्यादा हैं। तो इससे होगा क्या कि पूरे कंट्री के अंदर में तो ये डोमिनेट करेंगे। और ये येलो वाला रीजन देख रहे हो, तो एक्चुअली बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। ओके, तो ये हमारा येलो वाला रीजन कौन है? ब्रुसेल्स है। अब ब्रुसेल्स देखो किस रीजन के अंदर में आ रहा है, ये फ्लेमिश में आ रहा है या वलोनिया रीजन में आ रहा है? तो ये वलोनिया रीजन में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कौन हो जाएंगे? डोमिनेट करेंगे इस ये वाले रीजन में, ब्रुसेल्स के अंदर में, कैपिटल के अंदर में। तो फ्रेंच करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रुसेल्स खुद ही आ रहा है वलोनिया रीजन में। तो यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग हैं वो डोमिनेट करेंगे। तो देखो, कैपिटल कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट किस चीज़ से चलती है? वो कैपिटल से चलती है। कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल एक ऐसा रीजन होगा जहाँ से थ्रू आउट द स्टेट, या फिर जो भी पॉलिटिकल यूनिट हम कंट्री ले रहे हैं या फिर स्टेट ले रहे हैं, उसको जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है वो हमारा कैपिटल है। ठीक है, वो रीजन हमारा कैपिटल है जहाँ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, पूरा गवर्न करने का जो प्रोसेस को चैनलाइज किया जाता है वो हमारा कैपिटल से होता है किसी भी पॉलिटिकल यूनिट के अंदर में। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रुसेल्स कैपिटल है वो वलोनिया रीजन में आने के कारण ऑटोमेटिकली फ्रेंच स्पीकर्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। अब ओवरऑल पूरे कंट्री के अंदर 59% डच है, तो ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। बट जब हम अंदर में देखेंगे कि अथॉरिटी, जहाँ पे रियल अथॉरिटीज़ होते हैं कैपिटल के अंदर में, तो वहाँ पे फ्रेंच डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये जो इनका जो ये काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, जिसके कारण कोई एक जो है ओवरऑल डोमिनेट करना चाहिए था डच को, बट जब कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो फ्रेंच वाले हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक अरेंजमेंट है।
तो इसी के ऊपर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है शुरुआत में, एंड फाइनली ये लोग एक अरेंजमेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं एंड पावर का शेयरिंग करते हैं। क्योंकि पावर शेयरिंग सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पावर शेयरिंग होगा नहीं, अगर कंसंट्रेशन ऑफ पावर करे होगा तो आप फॉर अ टाइम बिंग आप डोमिनेट कर सकते हो, बट हर किसी का टाइम आता है और जाता है। तो उस टाइम पे फिर क्या होगा कि जब भी आपका टाइम जाएगा, और क्योंकि आपने किसी टाइम पे किसी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ही किया है, तो जब भी आपका पावर जाएगा तो फिर आपके दिन और बुरे होने वाले। ओके, सो ये हमेशा याद रखिएगा। इधर ये सोसाइटी हो, किसी पॉलिटिकल यूनिट को देख रहे हो, या इवन फैमिली हो, पावर का शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये तब के समय मतलब ठीक ठाक चल गया जब हमारा एक कम्युनिटी, एक ग्रुप या फिर एक जेंडर को आप राइट्स नहीं देते थे। और राइट्स क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वो बेसिकली आप उनको एजुकेशन नहीं देते थे, सो वो अवेयर नहीं होते थे अपने राइट के बारे में। और जिसके पास एजुकेशन जाएगा वो खुद ब खुद अवेयर होगा, और जिसको अपने राइट्स के बारे में एक्चुअली पता चलेगा तो वो फिर चीज़ों को के ऊपर क्वेश्चंस करना शुरू करेगा। फिर आपको सर वहाँ पे पावर शेयरिंग करना पड़ेगा, एंड पावर शेयरिंग ही हमारे एक वेलफेयर सोसाइटी का जन्म दे सकता है। क्योंकि विदाउट पावर शेयरिंग हम लोग कोई एक कम्युनिटी, कोई एक ग्रुप डोमिनेट करके सोसाइटी का कभी भी भला नहीं कर सकता, बिकॉज आप रियल इश्यूज़ को समझ ही नहीं पाओगे, आप ग्रास रूट लेवल के प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाओगे, तो कि फिर कैसे आप उसको एड्रेस करोगे। सो उन सब चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, और किस तरीके से ये डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म जैसे चीज़ों को भी रियलाइज़ करवाएगा, उस चीज़ को भी समझते हैं। ओके, सो पहले हम लोग देख चुके हैं कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर में काफ़ी छोटा एक कंट्री बेल्जियम है, जिसका कैपिटल ब्रुसेल्स है, और पॉपुलेशन इसका अप्रॉक्स 1 करोड़ के आसपास है। तो अगर आप इसके थोड़ा सा आप इसको समझना चाहो इंडिया के हिसाब से, तो आप हरियाणा को इमेजिन कर सकते हो। तो हरियाणा का पॉपुलेशन इवन 2 करोड़ है, ठीक है, जो कि काफ़ी छोटा मतलब बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन इसके हिसाब से ये काफ़ी कम है, हाफ पॉपुलेशन है, 1 करोड़ का पॉपुलेशन है, और ये कंट्री बन रखा है। हमारे यहाँ 2-2 करोड़ तो छोड़ो, आप यूपी का ले लो, 20 करोड़ 22 करोड़ उसका पॉपुलेशन है, बिहार का 11-12 करोड़ पॉपुलेशन है। तो हमारे यहाँ इतने पॉपुलेशन वाले स्टेट होते हैं, एंड यूरोप के अंदर में ये ऐसे ऐसे कंट्री आपको मिल जाएंगे जिनका मैप पे तो नाम भी ना आ पाए ठीक से, बट ऐसा है। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है, एंड फाइनली पॉपुलेशन 1 करोड़ है। यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगेन हम मैप की तरफ भी बढ़ेंगे तो आप देखिए, ये समझ सकते हो कि एथनिक शब्द क्या होता है। ये जो एथनिक शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप जो सोसाइटी में होते हैं, मतलब कोई एक पहले सोशल ग्रुप ले लो, इसका एक सोशल ग्रुप सोसाइटी में रह रहा है, वो किस बात को लेके एक है? बिकॉज उसका कल्चर या ट्रेडिशन कुछ भी एक जैसा है। ओके, सो इसलिए वो एक एथनिक ग्रुप है। अगर अगेन ऐसा एक सोशल ग्रुप रह रहा है जिसका कल्चर एंड ट्रेडिशन अलग है, उसका लैंग्वेज अलग है, उसका रेस अलग है, तो वो दूसरा एथनिक ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो आप कितने एथनिक ग्रुप रह रहे हैं, एक है डच स्पीकर्स है, एक है फ्रेंच स्पीकर्स है, और तीसरा जर्मन स्पीकर्स है। तो यहाँ तो 3-3 एथनिक ग्रुप रह रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ओवरऑल कंट्री के अंदर में देखो, बेल्जियम के अंदर में देखो, देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे डच स्पीकर्स 59% है। तो यहाँ पे तो ये डोमिनेट कर रहे हैं, नो डाउट। बट जब आप रीजन वाइज देखो तो वलोन रीजन और फ्लेमिश रीजन, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। बट फिर आप कैपिटल के अंदर में आओ तो फ्रेंच वाले डोमिनेट कर रहे हैं। अब डच वाले अगर कैपिटल में भी डोमिनेट करते रहते तब तो फिर अलग था। मतलब अगर ब्रुसेल्स इधर आता, फ्लेमिश रीजन में कहीं आ रहा होता, तो फिर ये तो हमेशा डोमिनेट करते रहते, ये पावर वार को शेयर नहीं करते। आगे हम देखते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन भी बना जहाँ पे ये मजबूर हुए अपने पावर को इस तरीके से शेयर करने के लिए। नहीं तो नॉर्मली कोई डोमिनेटिंग जो कम्युनिटी होता है वो ईजिली नहीं चाहेगा अपने पावर को शेयर करने के लिए। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज हम लोग यही एग्जैक्ट सिचुएशन देखेंगे श्रीलंका के अंदर में। ओके, सो कम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन कैसे है आप देख रहे हो, बिकॉज यहाँ पे फ्लेमिश रीजन मतलब ओवरऑल डच कंट्री के अंदर में क्या कर रहे हैं, डच स्पीकर्स डोमिनेट कर रहे हैं, एंड कैपिटल के अंदर में फ्रेंच डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, जर्मन तो 1% है, तो आप उनको थोड़े टाइम के लिए नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कहानी क्या है कि ये जो फ्रेंच स्पीकर्स है ये काफ़ी ज़्यादा रिच एंड पावरफुल है, और कैपिटल में भी ये अधिकतर अथॉरिटी के अंदर में ये बैठे हुए हैं। ठीक है, कौन? फ्रेंच वाले।
तो 1950s और 1960s का एक ऐसा दौर आया जहाँ पे ये डच स्पीकर्स, ठीक है, ये डच एंड फ्रेंच वालों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा। ओके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो फाइनली ये लोग ये कॉन्फ्लिक्ट होगा एंड उसके बाद ये लोग एक अरेंजमेंट के लिए तैयार होते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अकोमोडेशन होगा बेल्जियम के अंदर में। फाइनली ये लोग किस तरीके से पावर का शेयरिंग करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये क्या करते हैं, इनके अंदर में ये जो रीजनल जो डिफरेंस है, रीजनल डिफरेंस ये है कि कंट्री में कोई और डोमिनेट कर रहा है, कैपिटल में कोई और डोमिनेट कर रहा है। इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करते हैं, ओके, एंड एक दूसरे के कल्चर एंड डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं पावर शेयरिंग के लिए, ठीक है। फिर 1970 से 1993 के बीच में ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं, ठीक है, और मतलब उसको अमेंड करते हैं कितनी बार, 4 बार अमेंड करते हैं। ओके, सो 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं ताकि ये अपना जो पावर शेयरिंग का मॉडल है उसको रियलाइज कर पाए। ओके, इनका जो पावर शेयरिंग का जो मॉडल है, बिकॉज इनको अपना रीजनल डिफरेंस पता चल गया, क्योंकि किसी एक रीजन में कोई डोमिनेट कर रहा है, किसी दूसरे रीजन में कोई डोमिनेट कर रहा है, तो ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या कहने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकर्स 59% आपको दिख रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि इसके अंदर में कोई फ्रेंच नहीं रह रहा है, इसके अंदर में कोई फ्रेंच भी रह रहा होगा, तो वो तो माइनॉरिटी में आ गया। बट यहाँ पे कौन है, 40% है फ्रेंच लोग। तो फिर आप इस हिसाब से देख सकते हो कि मतलब ये एक्चुअली ओवरऑल ही है कि 59% डच है एंड 40% फ्रेंच है। बट रीजन वाइज अगर देखो तो वलोन रीजन में फ्रेंच डोमिनेट कर रहे हैं, फ्लेमिश में डच कर रहे हैं, तो इधर कोई फ्रेंच रह रहा होगा तो वो बेचारा माइनॉरिटी के तौर पे दिख रहा होगा अपने आप को, इधर कोई डच वाला रह रहा होगा तो वो अपने आप को माइनॉरिटी के तौर पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इनको समझ में आ गया कि एक तरफ इनको भी दिक्कत है, एक तरफ इनको भी दिक्कत है, तो ये रीजनल डिफरेंस को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो जब भी ये रीजनल डिफरेंस को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर फाइनली ये क्या करेंगे, रीजनल डिफरेंस को एक्सेप्ट करने के बाद एक दूसरे के कल्चर एंड डाइवर्सिटी को आप जैसे रिस्पेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आपके अंदर से जो वो डोमिनेटिंग भावना है, ओके, वो जो डोमिनेटिंग फीलिंग है वो ऑटोमेटिकली एवोपरेट कर जाएगा, उड़ जाएगा सर, ठीक है, वो अचानक से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप किसी और की कल्चर को इन्फीरियर समझते रहोगे, जब तक आप किसी और के कल्चर को इन्फीरियर समझोगे, आपके अंदर में वो डोमिनेटिंग, एक्सप्लॉइटिंग टाइप, सुपीरियर टाइप फीलिंग आपके अंदर में आते रहेगा। और आपका टाइम होगा तो आप थोड़े टाइम के लिए डोमिनेट कर लोगे, फिर कल को कोई और डोमिनेट करेगा, परसों कोई और डोमिनेट कर सकता है। सो परमानेंट तो कुछ भी नहीं होता, परमानेंट तो आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, कोई नहीं है, तो परमानेंट कुछ नहीं होता। पावर ट्रांसफ़र होते रहता है। ओके, पावर कीप्स ऑन ट्रांसफरिंग, पावर आर लाइक नोमैडिक पीपल। ओके, वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, आज आपके पास, कल मेरे पास, परसों किसी और के पास, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो 1970 से 1993 के बीच में ये लोग 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं ताकि चीज़ों को रियलाइज़ कर पाए। तो देखो क्या क्या मॉडल निकल के आते हैं। इनका जो मॉडल था, पावर शेयरिंग जो मॉडल मैंने बोला, उसके अंदर में ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जो पूरे थ्रू आउट द कंट्री के लिए होगी, ओके, उसमें ये लोग एक फिक्स करते हैं कि जो डच है और जो फ्रेंच है उनके इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, कि कहते हैं इक्वल होंगे, कोई डोमिनेट नहीं करेगा, इररिस्पेक्ट ऑफ की कंट्री में कौन डोमिनेट कर रहा है, कैपिटल में कौन डोमिनेट कर रहा है। लेट अस कीप दीज थिंग्स असाइड, ठीक है, इनको हम लोग दरकिनार करते हैं एंड हम लोग ये फाइनलाइज करते हैं कि बेसिकली कि इक्वल हम लोग रिप्रेजेंटेशन रखेंगे ताकि कोई मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी का गेम ही नहीं होगा, कोई नंबर गेम करना ही नहीं हमको। ओके, उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये अपने बहुत सारे पावर ट्रांसफ़र करते हैं सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट। अभी देखो सर, ये कुछ देखा दिखा हुआ लग रहा है, कुछ समझा समझा हुआ लग रहा है, सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है, जब ये सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट करेंगे तो हम इसको फेडरलिज्म नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ शेयरिंग ऑफ पावर हुआ है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हुआ है फ्रॉम वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और यही तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर में फेडरलिज्म के अंदर में देखा है कि जब भी डिफरेंट टीयर्स या डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में पावर का शेयरिंग होगा, डिफरेंट लेवल्स या फिर डिफरेंट टीयर्स के अंदर में पावर का शेयरिंग होगा, पावर का डिवीजन होगा, वो जुरिडिक्शन के हिसाब से हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ फेडरलिज्म कहलाएगा। ओके, तो मैनी पावर्स वर ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट। इनका इस मॉडल के अंदर, पावर शेयरिंग मॉडल के अंदर में ये भी एक्सेप्ट किया गया।
पहला क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है जो इनका पूरे देश के लिए, पूरा बेल्जियम के लिए जो गवर्नमेंट होगी उसमें नंबर ऑफ डच और फ्रेंच मिनिस्टर इक्वल होंगे ताकि वो नंबर गेम्स ना हो पाए, मेजॉरिटी माइनॉरिटी जैसा कुछ ना हो पाए। फिर ये लोग ट्रांसफ़र करते हैं, फेडरलिज्म को रियलाइज़ करते हैं। फिर कैपिटल ब्रुसेल्स जो होता है, क्योंकि वहाँ पे देखो उसके लिए वो सेपरेट गवर्नमेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि अर्लियर वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स डोमिनेट कर रहे थे। तो थ्रू आउट द कंट्री के लिए ये क्या करते हैं, जो मिनिस्टर्स रखते हैं उसको इक्वल रखते हैं। ओके, कैपिटल के लिए जो कैपिटल इनका ब्रुसेल्स है उसके लिए सेपरेट गवर्नमेंट रखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे बोथ द कम्युनिटी से, मतलब वो डच से एंड वो फ्रेंच वाले से, इनका इक्वल होगा। ओके, उसके बाद ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाते हैं, या फिर थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं कि जिसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कुछ खास इंटेंशन से बनाया गया है, जहां इनके पास पावर होगा कल्चरल इश्यूज और मैटर्स, एजुकेशनल मैटर्स, लैंग्वेज, इन सब रिलेटेड इश्यूज को ये शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, और इससे कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स इनसे रिलेटेड होगा तो इसको ये रिड्रेस करेंगे। ओके, सो तीसरा आ जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट कुछ ऐसा है कि आप ईरान के अंदर में आज के डेट में आप देख रहे होगे कि वो हिजाब विजाब वाला मामला बहुत ज़्यादा हुआ था, तो वहाँ पे भी एक कल्चर पुलिस होती है। ठीक है, वो कल्चर पुलिस क्या करती है, ये उनकी कल्चर पुलिस क्या करेगी कि जो उनका कल्चरल जो लाइक वो पहनावा है या फिर उनके जो भी मतलब प्रैक्टिसेस है, अगर कोई वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है तो ये कल्चर पुलिस उनको पनिश करती है, उनको फॉलो करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो स्पेशली कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज इन सब रिलेटेड से इश्यूज़ को देखेगी, तो ताकि क्या हो सके, किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो आप बेल्जियम की कहानी से क्या समझे कि अर्लियर क्या था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि अरेंजमेंट था कि डच स्पीकर्स थ्रू आउट द कंट्री में डोमिनेट कर रहे हैं, बट कैपिटल के अंदर में ये माइनॉरिटी हो जा रहे हैं। ठीक है, और जो फ्रेंच वाले हैं वो थ्रू आउट द कंट्री में, कंट्री एज अ होल के अंदर में आप देखोगे तो ये माइनॉरिटी में रह रहे हैं, बट कैपिटल के अंदर में ये डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि गिव एंड टेक जैसा मामला हो गया कि कोई एक जो है वो मतलब हर जगह पे प्रिविलेज एंजॉय नहीं कर पा रहा, वो हर जगह पे डोमिनेट नहीं कर पा रहा, उसको किसी एक जगह पे जाके झुकना पड़ रहा। ओके, तो किसी एक जगह पे जाके झुकना पड़ रहा है, तो अब क्या हो रहा है, दोनों को एक एक जगह पे झुकना पड़ रहा है। तो फाइनली ये लोग एक ऐसे अरेंजमेंट को डिसाइड करते हैं, एक ऐसे पावर शेयरिंग मॉडल को डिसाइड करते हैं जहाँ पे दोनों का इक्वल फ़ायदा। ओके, और उसके अंदर में ये जो कॉम्प्लेक्स इथनिक कॉम्पोजिशन होता है, इसको एक्सेप्ट करते हुए, रीजनल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए, कल्चर एंड जो डिफरेंसेस है उसको एक्सेप्ट करते हुए, ये कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करेंगे 1970 से 1993 के बीच में। एंड फाइनली बेल्जियम मॉडल के अंदर में दिखेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है, स्टेट गवर्नमेंट बनेगा एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगा। ठीक है, तीनों के इंटेंशंस अलग अलग होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए, स्टेट गवर्नमेंट रीजनल जो हमारा फ्लेमिश रीजन या वोलोनिया रीजन है उन सब के लिए। ओके, एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। अब देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट से फ़ायदा क्या होगा कि इवन जो सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में जो जर्मन्स है, ओके, जो सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के अंदर में जो जर्मन्स है, एक मिनट मैं यहाँ लिख दूँ, सबसे ये जो जर्मन्स है, ठीक है, जो सिर्फ 1% थे, अब कम्युनिटी गवर्नमेंट होने से इनके भी लोगों को, इनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, सो ये फ़ायदा हुआ, ये इंटेंशंस था। ओके, जिसको ये रियलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं अंडर कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी आया एंड फेडरलिज्म जैसे चीज़ों को रियलाइज़ करा गया। कैसे किया गया? क्योंकि बहुत सारे पावर ट्रांसफ़र किया गया सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। ओके, गॉट इट। तो ये था हमारा बेल्जियम का पूरा कहानी। अब एक और कहानी आएगा श्रीलंका का, उसको थोड़ा हम देखते हैं। तो आप सबसे पहले श्रीलंका का मैप देखो एक बारी, तब ये है श्रीलंका का मैप। खैर अभी तो श्रीलंका का आप न्यूज़ देख ही रहे होगे, ट्रैक कर ही रहे होगे कि श्रीलंका का कितना ज़्यादा वहाँ पे श्रीलंका के अंदर में क्राइसिस आ चुका है एंड क्या उसके हालात हो चुके हैं। पेपर्स नहीं है जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, ऐसा स्थिति हो चुका है। ओके, सो हमारे इंडिया में ऐसा दिक्कत नहीं है, आपका एग्ज़ाम निश्चित होगा, डोंट वरी। तो यहाँ देखते हैं हम लोग श्रीलंका के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, तो ये जो हमारा श्रीलंका है लाइक इसके अंदर में क्या होगा फाइनली कि ये देखो अब श्रीलंका के अंदर में ये पूरा एज अ होल श्रीलंका है।
अब इसके अंदर में ये रीजन ऐसे एक डिवाइडेड है, ठीक है। अब ये जो मेजॉरिटी पोर्शन आप देख रहे हो ये है सिन्हेला स्पीकर्स, ठीक है। ये ब्लू को छोड़ दो, पिंक को छोड़ दो, तो मेजॉरिटी जो ब्लैक वाला पोर्शन देख रहे हो वो है सिन्हेला स्पीकर्स। यहाँ पे कौन कौन है? सिन्हेला स्पीकर्स जो पूरे कंट्री में वो 74% है, एक्सट्रीम मेजॉरिटी में, ठीक है। उसके बाद है श्रीलंकन तमिल है ये वाले रीजन में, ये जो हमारा पूरा रीजन है इसमें है श्रीलंकन तमिल, ये है 18%। उसके बाद है हमारे इंडियन तमिल्स, ये जो ब्लू वाला रीजन कुछ आपको दिख रहा है, और ये जो पिंक वाला छोटा 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 ये जो रीजन दिख रहा है इसमें आपको मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग हैं, ओके। सो यहाँ पे आपको एक तरफा मेजॉरिटी दिख रहा है, सिन्हेला स्पीकर्स है। यहाँ बेल्जियम जैसा कुछ भी नहीं है कि एक जगह पे सिन्हेला स्पीकर्स मेजॉरिटी में हो और दूसरे जगह पे श्रीलंकन तमिल हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कैसा है, अच्छा आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक श्रीलंकन तमिल है और यहाँ पे इंडियन तमिल है, मतलब तमिल तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि तमिल स्पीकर्स होंगे, बट व्हाट अबाउट इंडियन एंड श्रीलंकन? देखो श्रीलंकन तमिल तो ऐसे हैं जो वहीं के परमानेंट जो लोग हैं, ठीक है। इंडियन तमिल का थोड़ा ये स्टोरी है कि जब हमारे यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट थे श्रीलंका के अंदर में, इंडिया के अंदर में, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट होके गए थे श्रीलंका उस टाइम और वो वहाँ पे सेटल हो गए। सो वो ये हैं इंडियन तमिल के कम्युनिटी से जो कि बिलोंग करते हैं, जो कॉलोनियल टाइम पे माइग्रेट होके श्रीलंका के अंदर में गए थे, ओके। सो ये भी है एंड श्रीलंकन तमिल भी है। अब ये जो सिनेलाज थे ये बेसिकली बुद्धिज़्म फॉलो करते थे एंड श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल तो हिंदुज़्म को फॉलो करेंगे एंड फिर इधर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है। अब जब आप एक्सट्रीम मेजॉरिटी देख पा रहे हो 74%, ठीक है, तो व्हाट यू कैन फाइंड, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, आप यहाँ पे बहुत ईजिली देख सकते हो कि ये डोमिनेट करेगा, ठीक है। एंड हम लोग यही देखते हैं कि ये डोमिनेट करता है सिनेलाज। ये जो सिनेलाज होते हैं ये डोमिनेट करेंगे एंड फाइनली ये जो तमिल्स स्पीकर्स होते हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे एंड फाइनली ये एक सेपरेट कंट्री का मांग करते हैं जिसको बेसिकली पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया जाता है। तो ये पूरे स्टोरी को हम लोग देखते हैं, ओके। आपने एक वो वेब सीरीज़ देखा होगा या फिर सुना होगा फैमिली मैन करके, ठीक है। तो फैमिली मैन के अंदर में भी ये चीज़ दिखाया हुआ, वो सिनेला स्पीकर्स एंड वो श्रीलंका का वो इसी से रिलेटेड कहानी दिखाया है, ठीक है। तो खैर हम लोग श्रीलंका के ऊपर आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि श्रीलंका को जो इंडिपेंडेंस मिला वो 1948 में हमारे इंडिया से 1 साल बाद, ठीक है। इसका पॉपुलेशन है 2 करोड़ इक्वल टू हरियाणा, और बेल्जियम का क्या था 1 करोड़, हाफ ऑफ हरियाणा, ओके। 1956 में सिन्हेलाज जो डोमिनेट करते हैं, ये सिन्हेलाज सिनेलाज क्या करेंगे, यहाँ पे सिनेलाज एक एक्ट पास करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसके तहत ये अपने लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं और बोलते हैं आपको एजुकेशन में, ऑफिसेस में, हर जगह पे, आई मीन एजुकेशन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह पे आपको ये जो सिनेला के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आपको उसी को यूज़ करने पड़ेंगे, ओके। एंड दे टोटली निगलेक्टेड द अदर लैंग्वेज लाइक तमिल, जो लैंग्वेज था उसको वो पूरी तरीके से नेगलेक्ट करते हैं, ओके। सो उसके बाद फिर क्या करते हैं, मैंने पहले बताया कि ये लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, तो ये प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर भी करते हैं बुद्धिज़्म को, और जो हिंदुज़्म है इन सब चीज़ों को टोटली ये नेगलेक्ट करेंगे, ओके। अब जिसके कारण क्या होता है कि ये जो तमिल्स ग्रुप था इनके बीच में फीलिंग ऑफ एलियनेशन आ गया कि क्या फ़ायदा अपने कंट्री के अंदर में रह के जब हमारे डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, जब हमारे कल्चर को, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। सो दे स्टार्ट फीलिंग एलियनेटेड, ओके। जब आपके घर में आपका इज्जत नहीं हो रहा है, ओके, तो व्हाट यू विल फील, यू स्टार्ट फीलिंग एलियनेटेड कि अरे एलियन टाइप ट्रीटमेंट हो रहा है, ओके। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी कैन सी इन केस ऑफ श्रीलंका कि ये जो तमिल ग्रुप है जिनको टोटली इग्नोर किया जाता था, अब ये लोग डिफरेंट मेजर्स लिए, अलग अलग पार्टीज़ आई, इनको लाइक सिन्हेला के अंदर में अलग अलग पार्टी आपस में फाइट करती थी, ओके, compete करती थी गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये तमिल्स का वोट लेने के लिए उनसे कई बार ये वादे कर देते थे कि हम जब भी आएंगे पावर के अंदर में तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके कल्चर को बढ़ावा देंगे एंड ऑल डैट, बट कोई भी इनके लाइक एस्पिरेशंस या फिर इनके जो भी विशेस थे उस पर खड़ा नहीं उतरा, ओके। सो
फाइनली श्रीलंकन तमिल अपना एक पार्टी लॉन्च करते हैं, ठीक है, एंड ये लोग फिर डिमांड करने लगते हैं सेपरेट स्टेट के लिए, तमिल दैट इज़ तमिल स्टेट के लिए, ओके, जहाँ पे तमिल स्पीकर्स होंगे, ओके। तो जो कि इनके टोटली इस मांग को खारिज कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है सिनिलास के द्वारा, क्योंकि एक तरफा मेजॉरिटी है, आप देख सकते हो 74% के पास। फिर वहाँ पे सिविल वॉर हो जाता है। सिविल वॉर क्या है सर? एक वर्ल्ड वॉर हम लोग सुनते हैं, सिविल वॉर क्या है? वर्ल्ड वॉर में जब मल्टीपल कंट्रीज आपस में इकोनॉमी को लेके या फिर अलग मुद्दों को लेके जब वॉर जब घोषित कर देते हैं, ओके, बेसिकली व्हेन मल्टीपल कंट्री डिक्लेयर वॉर बिटवीन देम, तो वो हमारा वर्ल्ड वॉर जैसा हो जाता है। बट वॉट अबाउट सिविल वॉर, कि जब किसी कंट्री के अंदर में, ओके, जब किसी कंट्री के सिविलियंस अपने अथॉरिटी या फिर उसके खिलाफ कुछ जंग छेड़ दे, तो उसको हम लोग सिविल वॉर बोल सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ था। तो होता क्या है कि बेचारे ये कोशिश करते हैं, बट क्योंकि एक्सट्रीम मेजॉरिटी होने के कारण सिनिलाज इनको पूरी तरीके से सप्रेस कर देंगे। सिविल वॉर होगा, इसके कई जो लीडर्स होंगे, तमिल लीडर्स, उनको देश छोड़ने पे मजबूर किया जाता है, उनको कई लोगों को जेल किया जाता है, कई लोग मारे जाते हैं सिविल वॉर के अंदर में, दोनों तरफ के लोग। तो बट फाइनली आउटकम कुछ नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरफा मेजॉरिटी आपको दिखेगा। बेल्जियम के केस में क्या था कि कहीं पे फ्रेंच मेजॉरिटी में आ रहा था, आई मीन कैपिटल के अंदर में, और ओवरऑल कंट्री के अंदर में कौन मेजॉरिटी में आ रहा था? डच स्पीकर आ रहे थे, ओके। तो ये था। तो यहाँ पे क्योंकि अब मैंने शुरुआत में ही बोला था कि लाइक जब किसी के हाथ में पावर होता है और एंड दे सी कि उनको एक अपॉर्चुनिटी ये दिखता है कि लाइक वो शेयर ना भी करे तो उनका कोई लॉस है नहीं, तो नॉर्मली जो ह्यूमन बिहेवियर है वो निकल के अंदर से आता है कि हम पावर को शेयरिंग ना करेंगे। बट चीज़ें ज़रूर बदलती है। सो हमें डाइवर्सिटीज़ का बिल्कुल हर किसी के कल्चर को, हर किसी के ट्रेडिशन, लैंग्वेज, जो बेसिकली डाइवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तभी हम डेवलपमेंट के लिए काम, डेवलपमेंट जो एक गोल होता है किसी भी नेशन स्टेट का, जो अल्टीमेट गोल होता है डेवलपमेंट, ओके, उसको ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उसको ये रियलाइज़ कर पाएंगे, ओके। सो अब हम लोग देखते हैं कि क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। चलता जैसा बेल्जियम में चल रहा था, जो एथनिक जो कंपोजिशन था काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप, वो चलता है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी गेम श्रीलंका की तरह चलता है। क्या फ़र्क पड़ता है? बट सर फ़र्क ये पड़ता है कि एक तरफ जहां हम बेल्जियम को देख रहे हैं जो अपना पावर शेयरिंग मॉडल अडॉप्ट किया, ठीक है, ओके, और दूसरी तरफ श्रीलंका जो नहीं कर पाया, ठीक है, जो नहीं किया। दोनों है डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, दोनों है डेमोक्रेटिक कंट्री। इसके अंदर फेडरलिज्म भी रियलाइज़ हुआ, इसके अंदर में नहीं हुआ, ठीक है। तो अब फाइनली क्या होगा कि इनके मॉडल के कारण इनको डेवलपमेंट गोल अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएंगी। बिकॉज क्यों? इससे इनके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, ओके, इनके यहाँ क्या होंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। जो और साथ ही साथ जो पावर शेयरिंग जो है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन करवा दिए, अपने लीडर को इलेक्ट कर लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लिए, बट पावर कुछ शेयर हो ही नहीं रहा है। व्हाट आई मीन टू से कि पावर शेयर नहीं हो रहा कि 5 साल या जितने दिन के लिए भी वो आए हैं और उन्हीं के हाथों में सारा पावर कंसंट्रेट हो जाए अल्टीमेट तरीके से, उनको कोई रेस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं हो, लिमिट करने वाला नहीं हो, तो फिर भी दिक्कत है। तो पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो पावर शेयरिंग होगा एट डिफरेंट लेवल्स, एट बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट्स, तो चीज़ें स्मूथली चलेंगी, ओके। सो डेमोक्रेसी का भी ये कहना है कि भाई डेमोक्रेसी का स्पिरिट है कि पावर का शेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होगा ये है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल बोले तो कि कैलकुलेटिव रीजन, कि स्वाभाविक है आप जैसे ही घर में 2-3 बच्चे हैं और सबको आप इक्वल जो भी स्वीट्स या टॉफ़ी ऑफर कर रहे हो, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वहाँ पे कैलकुलेटिव पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल भी ना होंगे। और जैसे ही आप किसी को जो चॉकलेट दे रहे हो या टॉफ़ीज़ दे रहे हो, किसी को ज़्यादा या किसी को कम दोगे, तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूर शुरू हो जाएगा। बिकॉज वन विल थिंक कि इसको तो प्रिविलेज मिल रहा है एंड अदर विल थिंक कि मेरे को नहीं मिला, ठीक है, लाइक डैट।
तो प्रूडेंशियल मीन्स कैलकुलेटिव रीजन, जैसे ही पावर का शेयरिंग होगा, सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, सबके इक्वल राइट्स होंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो इसके अंदर में होगा क्या कि कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली कम होंगे। ओके। और दूसरा, जैसे ही पावर शेयरिंग करेंगे तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये क्या हो जाएगा, एक मोरल जो हम बोल सकते हैं ये रीज़न निकल के आएगा। सो ये दो रीज़न आप एग्ज़ाम के अंदर में भी लिख सकते हो कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। आपको इस चीज़ को रटना नहीं है, जस्ट 2 पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठा लो, आप शब्द अपने हिसाब से भर सकते हो उसके अंदर में, कि एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करेगा और ये प्रूडेंशियल रीजन, कैलकुलेटिव रीजन कि ये करेगा ही करेगा। ओके, कैलकुलेटिव रीजन। और मोरल रीजन कि आपके ये काम करने से जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी हो, क्योंकि जब आप अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहे हो तो यू हैव टू रियलाइज द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि जब कोई कंट्री अपने आप को, लाइक हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर में देखा था कि कोई कंट्री खुद को क्या बोल रहा है, एक फेडरल कंट्री बोल रहा है। ओके, बोल रहा वो उसके अंदर वो फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म बोलने का मतलब क्या कि उसके जो डिफरेंट फीचर्स है, जो मल्टीपल टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, डिवीज़न ऑफ पावर, कोर्ट्स होंगे जो कि सुपरवाइजरी रोल में होंगे, तो ये सब तो होना ज़रूरी है। बिना इसके आप जो स्पिरिट है, जो फीचर है, उसको रियलाइज़ ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ भी ये चीज़ ज़रूरी है। 2 पॉइंट याद रखना आपको, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। एक कि इससे कन्फ्लिक्ट कम होगा, ये प्रूडेंशियल रीजन है, और दूसरा कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी रियलाइज होगा, वो एक मोरल रीजन है। ओके। अब जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर में हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है कि पावर शेयरिंग का कितना फॉर्म हो सकता है, ठीक है, या कहाँ कहाँ पे नॉर्मली हम लोग पावर शेयरिंग देखने के लिए मिलेगा और किस तरीके से होता है। तो पहला होता है अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो ऑर्गन्स एंड लेवल्स, इसको 2 चीज़ को हम लोग समझते हैं कि पहले ऑर्गन्स एंड लेवल्स क्या होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहता है कई लोगों को कि ठीक है हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट, ओके, एंड जब हम इसके ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइक इमेजिन करो, जस्ट आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो कि ह्यूमन बॉडी होता है, एंड ह्यूमन बॉडी किससे बनता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बन रहा होता है, ठीक है, एंड ऑर्गन सिस्टम फिर डिफरेंट ऑर्गन्स उसके अंदर में आपको मिलेंगे। उसी तरीके से एक गवर्नमेंट जो होता है वो 3 ऑर्गन से मिलके बनता है। ओके, वो हमारे हैं लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशियरी। ओके, सो यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जिसको बोल सकते हैं। आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, ठीक है, आगे हम लेवल देखेंगे, हर जगह पे ये 3 चीज़ बैठा के देखेंगे। ऑर्गन्स होना जरूरी है, मतलब कोई एडल्ट आदमी है या कोई बच्चा है या फिर कोई लेडी है, ठीक है, कोई भी हो, ऑर्गन्स हर किसी, एक कंप्लीट ह्यूमन है तो उसके पास क्या है, हर ऑर्गन्स होंगे। उसी तरीके से गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स को जब हम देखेंगे तो हर जगह पे ये लेजिस्लेचर मिलेगा, एग्जीक्यूटिव मिलेगा, जुडिशरी मिलेगा। अलग अलग नोमेनक्लेचर होगा, अलग अलग नाम से मिल सकते हैं, बट ये तीनों चीज़ आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गन्स है। कहीं पे गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट के ये तीनों ऑर्गन होने जरूरी है, ठीक है। तो लाइक लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। अच्छा, इसके अंदर में क्या होता है, एक हम लोग इसके लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है। ये चीज़ क्या देखते हैं इसको, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर। ओके, ये चीज़ क्या है कि देखो ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, ओके, इसके ऊपर हम ए को बैठा रहे हैं, बी को बैठा रहे हैं, सी को बैठा रहे हैं। तो नॉर्मली जब आप इसको एक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन के तौर पे देखो, देन व्हाट यू विल सी कि कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, मतलब हर कोई इक्वल पोजीशन पे है। तो ये हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन में भी होता है, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर होता है। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, हर कोई अपने अपने काम में सुपीरियर है। नॉर्मली कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरवेन नहीं करेगा, बट एक्सेप्शन सिचुएशन के अंदर में कर सकता है। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, बट पहले देखिए लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लॉ मेकिंग का, वो कानून बनाएगा। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, वो इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा, वो उन चीज़ों को लागू करवाएगा। ओके, जो भी कानून हमारे पार्लियामेंट से बने उनको वो लागू करवाएगा। जुडिशरी क्या करेगा, वो जस्टिस प्रोवाइड करेगा। ओके, और साथ ही साथ वो इम्प्लीमेंटेशन एंड लॉ मेकिंग के तरीके को भी देखेगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन या लॉ मेकिंग जो हो के आया है, जो कानून बन के आया,
अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मीन्स व्हाट आई मीन टू से कि अगर वो हमारे संविधान के जो सेट्स ऑफ रूल है उसके खिलाफ है, तो फिर यहाँ पे जुडिशियरी क्या कर सकती है, ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर वॉइड बता के उसको ख़त्म कर सकती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को तरीके को ख़त्म कर सकती है, या फिर लॉ बनने के बाद वो जो एक्ट आया उसको ख़त्म कर सकती है। ओके, सो ये हमारे ऑर्गन्स है। नॉर्मल केस में हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होता है, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट इन सम एक्सेप्शन सिचुएशन ये कोई कभी सुपीरियर हो सकता है। वो कब हो सकता है, जैसे लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि लॉ मेकिंग को लेके पार्लियामेंट सुपीरियर है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ओके, अब ये क्या कर सकते हैं, ये लेजिस्लेचर के पास होता है एक पावर कि ये अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स मतलब चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये चेंज कर सकते हैं किसको, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखा हुआ है उसको ये चेंज कर सकते हैं, बट बेसिक फीचर जो है हमारा उसको नहीं कर सकते। बेसिक जो फीचर्स है लाइक जो हम एक सेकुलर कंट्री हैं, सोशलिस्ट कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है, तो इन सब फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो हैं उन सब चीज़ों को नॉर्मली ये ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। बट काफ़ी सारे प्रोविजंस ये चेंज कर सकते हैं। सो इस बात को लेके ये सुपीरियर है। बाकी जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ छेड़छाड़ करने जाएंगे तो अगेन हमारे पास कौन आ जाएगा, हमारे पास जुडिशरी आ जाएगा। ओके, हमारे पास यहाँ पे जुडिशरी आ जाएगा और ये जुडिशरी इन सब चीज़ों को नल घोषित कर देगा। ओके, गॉट इट। तो हम लोगों ने देख लिया कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे हमको क्या दिखेगा, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर दिखेगा, हर कोई नॉर्मली इक्वल है। ओके, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, इसको लॉ मेकिंग करने देगा, इसको जब कानून बन जाएगा तो इम्प्लीमेंट करने देगा एग्जीक्यूटिव को। ये कौन होते हैं नॉर्मली, वो जो हम लोग डीएम या फिर आईपीएस मतलब आईएएस आईपीएस वगैरह जो देखते हैं, जो कोई भी कानून बनता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट में लागू करवाते हैं, तो ये सभी लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव के पार्ट। ओके, फिर जुडिशरी होता है जो कि सुपरविजन और जस्टिस प्रोवाइड करती है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर आप समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स। ओके, लेवल्स को देखेंगे तो लेवल्स के अंदर में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास होते हैं यूनियन लेवल या यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, एंड लोकल लेवल पे डिपेंड कि वो अर्बन एरिया है तो वहाँ पे हमारे पास हो जाएगा म्यूनिसिपैलिटीज़, एंड अगर वो रूरल एरियाज होगा तो वहाँ पे होगा रूरल, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा पंचायत या मतलब ग्राम पंचायत या ग्राम सभा हम लोग बोल सकते हैं, ग्राम पंचायत, या फिर इसको हम लोग पंचायत सरकार भी बोल सकते हैं। ओके, इसको हम लोग पंचायत सरकार भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपने एक लाइक एक डिफरेंस नोटिस किया होगा, ये चीज़ कि यहाँ पे लाइक एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब मैं ऑर्गन्स लिख रहा था गवर्नमेंट का तो वो मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या दिखा रहा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। बट जब भी मैं लेवल्स लिख रहा हूँ, ठीक है, लेवल्स या फिर इसको टीयर्स भी बोल सकते हैं, आप याद रखना इस चीज़ को, टीयर्स, ठीक है, नॉट टायर्स, टीयर्स। तो जब भी हम लोग इसको टीयर्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख रहा, तो आपको ये एक चीज़ दिख रहा है, इसको हम वर्टिकल मतलब ऐसा नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोल सकते हैं इसको। ओके, ऑर्गन में क्या था, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, इधर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या है अंतर कि जो ऊपर बैठेगा, जो ऊपर होगा वो क्या होगा, सुपीरियर होगा, वो ज़्यादा पावरफुल होगा। मतलब ऊपर से नीचे जो पावर्स होंगे वो नॉर्मली क्या होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे, एंड जो ऊपर होगा वो ज़्यादा हायर अथॉरिटी होगा। स्वाभाविक है, यूनियन गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए, ठीक है,
ज़्यादा सुपीरियर होगी नॉर्मली, ठीक है। नो डाउट हम लोग फेडरलिज्म के अंदर में देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर होता है, बट कहीं ना कहीं इंडिया एक फेडरल कंट्री के साथ साथ, मतलब फेडरल कंट्री तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि वी आर अ फेडरल कंट्री, ओके। सो हम लोग हैं क्या, एक्चुअली यूनियन है। आर्टिकल 1 भी हमारा बोलता है कि इंडिया डैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। हम लोग फेडरेशन यूएसए की तरह हमारा एग्रीमेंट थोड़ी है, हम पहले से इंडिया थे, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। बस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम लोग यूनियन को डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में डिवाइड किए हैं और उनको पावर शेयर किए हैं ताकि एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, लोकल इश्यूज सॉल्व आउट हो सके, ठीक है। तो एस्पिरेशंस मीट हो सके, जो लोकल एस्पिरेशंस हैं, अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग एस्पिरेशंस हैं वो मीट हो सके। तो उसके लिए हम क्या किए हैं कि स्टेट लेवल पे भी ये डिवीजन ऑफ पावर किए हैं, ओके। सो बट नो डाउट हम में थोड़ा सा यूनिटरी वाला जो हम लोग देखे थे फेडरलिज्म वीडियो के अंदर में भी, यूनिटरी क्या होगा, जहाँ पे जो पावर का थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन होगा, थोड़ा सा सुपीरियरिटी जैसा चीज़ दिखेगा, ओके। तो नो डाउट वो यूनियन गवर्नमेंट हमारे कंट्री में वो भी दिखता है। कैसे दिखता है कि जब हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे फेडरलिज्म के अंदर में, आपको याद होगा, तो उसके अंदर में लाइक हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि यूनियन लिस्ट के अंदर में यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी जो भी सब्जेक्ट मैटर्स होगा, स्टेट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स मैटर होंगे स्टेट बनाएंगे। नो डाउट इनके ऊपर तो दोनों अपने अपने क्या जुरिडिक्शन के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। बट जो कंकरेंट लिस्ट था उसमें दोनों बनाएंगे, स्टेट भी बना सकते, यूनियन भी बना सकते। बट उसके अंदर में एक कंडीशन ये था कि अगर क्लैश होगा, जैसे एजुकेशन के ऊपर दोनों बना दिया कानून, ओके, जब इस मुद्दे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्लैश होगा, तो यूनियन के लॉ को सुपीरियर माना जाएगा। तो आपको नहीं लगता ये यूनिटरी सिस्टम का थोड़ा बायसनेस है? तो हमारे कंट्री में ये चीज़ भी है, ओके। सो हम लोग लेवल्स देख रहे हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट जो कंट्री के लिए बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के लिए लाइक बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी, ऐसे डिफरेंट स्टेट अपने अपने स्टेट के लिए जो भी काम करेंगे। लोकल लेवल पे, अर्बन लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं, ठीक है, और फिर ग्राम पंचायत एंड ऑल रूरल लेवल पे। तो ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, जो ऊपर होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, सुपीरियर होगा। कोर्ट के अंदर में भी हमको ये दिखता है, जो जुडिशरी के अंदर में भी हमको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर दिखेगा। जुडिशरी में स्पेशली जब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे में हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट जो होते हैं डिफरेंट स्टेट कैपिटल में होते हैं, एंड फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर इसको हम लोग लोकल कोर्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी होते हैं। तो ऊपर से नीचे जैसे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट सबसे पावरफुल, उससे कम हाई कोर्ट, उससे कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओके। तो ऐसा चलता है। तो ये हो गया वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और एक होता है हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें हमको लेजिस्लेचर, जिसके अंदर में हमको लाइक वो दिखते हैं एग्जीक्यूटिव दिखते हैं, एंड जिसके अंदर में हमको जुडिशरी देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर शेयरिंग, जिसके अंदर में हम लोगों ने बेल्जियम को देखा, बेल्जियम के एग्जाम्पल को देखा, और उससे समझा कि पावर शेयरिंग किस तरीके से वहाँ पे बेल्जियम के अंदर अरेंजमेंट हुआ था। फिर हम लोगों ने श्रीलंका को देखा, जहाँ पे एक्सट्रीम मेजॉरिटीज सिन्हिला स्पीकर्स के थे। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा, ओके। अब एक चीज़ जो लाइक इसके अंदर में रह गया है, जो मैं बोल रहा था आपको, हाँ, कि देखो जैसे यूनियन लेवल पे जो मैंने बोला कि आपको वो ऑर्गन में हर जगह पे दिखाऊंगा, जैसे यूनियन लेवल पे आप देखो तो हमारे पास लेजिस्लेचर के लिए कौन सा है, पार्लियामेंट है, ओके। एग्जीक्यूटिव के लिए हमारे पास जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, एंड इनके नीचे में डिफरेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो काम करते हैं, ओके। जो ऑल इंडिया सर्विस से वो लोग आएंगे, ओके। एंड फिर जुडिशरी के लिए यूनियन लेवल पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, ओके। ये हो गया यूनियन लेवल का कहानी। स्टेट लेवल के जो ऑर्गन है, स्टेट लेवल पे जो हमारे गवर्नमेंट है, उसमें जो 3 ऑर्गन है, यहाँ पे भी लेजिस्लेचर, क्योंकि ऑर्गन मैंने क्या बोला था कि ऑर्गन ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हर जगह पे आपको कॉमन मिलेगा। तो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर के तौर पे आपको दिखेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, SLA, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बस 6 ही स्टेट में है, ठीक है। इसको मैं कभी डिटेल में दूसरे वीडियो में कवर करूँगा इस चीज़ को, बट अभी आपको ध्यान देना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे कौन है, हेड है गवर्नर, ओके, एंड उसके नीचे बाकी ऑफिशियल्स जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। एंड जुडिशरी के लिए कौन है, हाई कोर्ट, गॉट इट। लोकल लेवल पे आते हैं। लोकल लेवल पे जब भी हम आएंगे तो
लोकल लेवल पे जब हम विलेज को देख रहे होंगे तो यहाँ पे लेजिस्लेचर के लिए हमारे लिए हो जाएगा ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा डिसाइड करेंगे कि एक गांव में तालाब खुदेगा या फिर लाइक रोड बनेंगे या कुछ क्या होगा। दे विल मेक देयर डिसीजन अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है, जो ग्राम सभा तो हो गया, लाइक यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं इसको, जुडिशरी हो गया। इसमें होता है न्याय पंचायत। लेट मी रिकॉल कि यहाँ पे हो जाएगा ओके। और यहाँ पे बेसिकली वो आ जाते हैं प्रधान वगैरह जो होते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, ठीक है। जो मुखिया, कई स्टेट में प्रधान बोला जाता है, कई जगह पे मुखिया बोला जाता है, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो ग्राम सभा में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ग्राम सभा में कौन होते हैं, विलेज के सभी जो वोटर्स होते हैं, मतलब 18 एंड एबव वाले जो जितने भी लोग हैं उस पर्टिकुलर विलेज के, वो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के। वो सभी लोग साथ में मिलके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि लाइक क्या उनके विलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, किस इशू को पहले प्रायोरिटी देना है। फिर यहाँ से डिसाइड होता है, काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है। तो ये इनके लिए लेजिस्लेचर हो गया, ग्राम सभा। फिर एग्जीक्यूटिव में जो प्रधान वगैरह जो लोग हो जाते हैं, ठीक है, जो इलेक्टेड होते हैं, ये फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। जो भी ग्राम सभा से डिसाइड होता है, रोड बनवाना है, कुएं खुदवाने हैं, जो भी करने हैं, वो ये लोग इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। एंड न्याय पंचायत होता है, जिसके अंदर में सरपंच होते हैं, जो गांव के जो भी डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको ये लोग लोकल लेवल पे सेटल करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको आ गया, आई होप समझ में। अब इसके अंदर में हम लोगों ने ये पावर शेयरिंग को बेसिकली देखा, समझा क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है। क्योंकि अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करोगे तो टाइम टू टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। कभी लाइक वो बोल सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा कहानी होगा। जिस किसी के हाथ में लाठी होगा वो तत्काल पावरफुल होगा, बट जैसे ही लाठी किसी और के हाथ में जाएगा देन थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज। तो इसीलिए पावर शेयरिंग, और देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी नेशन स्टेट में डेवलपमेंट गोल को रियलाइज़ करने के लिए पावर शेयरिंग बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ओके पावर शेयरिंग बिल्कुल ज़रूरत है। एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो दिस इज़ वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। एंड फिर हम लोगों ने ये पूरा कहानी देखा श्रीलंका का एंड बेल्जियम का। थैंक यू, आई होप आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू।